हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्विज़ दिया था, तो उसी का सॉल्यूशन हम अभी देख लेते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि देर आर 3 बॉडीज़ पी क्यू आर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। बना लेते हैं उसको एक। इसके अंदर 3 बॉडीज़ हैं। मान लेते हैं कि ये है P, ये है Q और ये है R। अब बोल रहा है कि द चार्ज ऑन P इज +3 कूलम एंड टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज +5 कूलम। तो मान लेते हैं कि अच्छा, इस पे तो चार्ज दिया हुआ है +3 कूलम, ठीक है, और टोटल चार्ज है +5 कूलम। अब बोल रहा है आफ्टर सम टाइम चार्ज ऑन P becomes +1 coulomb, charge on Q becomes 3 times of its initial charge, and magnitude of charge on R becomes remains same but reverses its sign। मतलब बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद, ऐसे बोल देते हैं, इनिशियल, ये इनिशियल कंडीशन है और कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा। मान लीजिए कि बॉल्स आपस में टकराई होंगी, तो रबिंग हुई होगी, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया होगा, कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो लेकिन बोल दिया इसने कि जो पी बॉडी है इसके ऊपर +1 कूलम चार्ज आ गया है। क्यू बॉडी के ऊपर कितना आ गया है? 3 टाइम्स आ गया, जितना उसका इनिशियल था। यहाँ पे जितना चार्ज था उसका 3 गुना यहाँ पे आ गया है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आर रिमेन सेम। इसके ऊपर जो चार्ज था वो उतना ही है, बट रिवर्सेस, उसका साइन चेंज हो गया है, रिवर्सेस इट्स साइन। और बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल चार्जेस ऑन क्यू एंड आर। तो क्यू और आर पे हमें इनिशियल चार्ज जितना था वो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इस पे चार्ज था क्यू क्यू और इस पे चार्ज था क्यू आर। ये हमने मान लिया कि ये चार्ज क्यू और आर पे इनिशियली थे। और अब थोड़ी देर बाद ये फाइनल सिचुएशन में पी के ऊपर तो हमारे पास पता है +1 कूलम चार्ज है। क्यू के ऊपर कितना चार्ज होगा? 3 टाइम्स बोला ना उसने, तो 3 टाइम्स हो जाएगा इसके ऊपर, 3 टाइम्स ऑफ क्यू क्यू, ठीक है। और आर के ऊपर कितना हो जाएगा? आर के ऊपर मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, लेकिन साइन, बस साइन बदल गया, -QR, ठीक। अब देखते हैं, हमें पता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्जेस, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका टोटल चार्ज कितना है? +3 +QQ +QR = 5। यही दिया है ना, टोटल चार्ज 5 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें ऐसे बोल सकते हैं QQ +QR कितना हो जाएगा? ये हो गया 2। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब फाइनल सिचुएशन आ जाएगी तो तब भी टोटल चार्ज 5 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज तो सेम रहता है। तो हम बोल सकते हैं +1 +3QQ, क्योंकि अब फाइनल सिचुएशन में P के ऊपर +1 है, Q के ऊपर 3QQ और R के ऊपर -QR है। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तब भी 5 ही आएगा। तो +1 +3QQ -QR = ये भी 5 होगा। तो ये एक और इक्वेशन आ जाएगी, QQ -QR = 4। तो इसको 1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं 2, ठीक है। हम बोलेंगे ऐड। अब देखो, इन दोनों को ऐड कर देंगे
ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्यू आर कट जाएगा। ऐड 1 एंड 2 इक्वेशन। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्यू और 3 क्यू हो जाएगा 4 क्यू। तो 4 क्यू इक्वल टू क्यू आर तो कट गया, प्लस माइनस का है, और 2 और 4 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो ये आ गया क्यू इक्वल टू 3/2। हम लिख देते हैं 6/4। तो ये 2 से काटोगे तो 3/2 आ गया, 3/2 कूलम। ऐसे ही आप क्यू आर भी निकाल सकते हैं। इस वाली इक्वेशन में आप क्यू की वैल्यू डाल दीजिए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2 प्लस क्यू आर इक्वल टू 2। तो क्यू आर कितना होगा, 2 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 3/2 तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गए हमारे इनिशियल चार्जेस ऑन क्यू एंड आर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, ये बोलता है कि पहले देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्स लॉ बोलता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो फोर्स होगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब Q1 और Q2 को प्रोडक्ट कर दो, को मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना भी है उसका स्क्वायर के। ठीक है, तो इसने एक एक्सप्रेशन निकाली कूलम ने, फोर्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर Q1 Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा पहले पे फोर्स लगाएगा। अच्छा एक बात और है कि एक 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 Q1 चार्ज Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा, Q2 चार्ज Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा ये F12 इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F21 का मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, ऐसे ही मैक्सिमम बुक्स में लिखा रहता है, आपको मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं और किसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इस पे फोर्स। अच्छा ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग होगी। मतलब Q1 और Q2 को आप एक लाइन से जोड़ दो तो उसी लाइन के अलोंग ये फोर्सेस लगेंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं लग सकते। ठीक है, इसी लाइन के अलोंग लगेंगे। अच्छा अगर ये Q1 Q2 लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे ऐसे इस सिचुएशन में। अगर ये दोनों, अगर Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्सेस ऐसा लगेगा, दोनों की एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो इस केस में भी F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इस तरफ, और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इस तरफ। अगेन फोर्सेस जो हैं वो लाइन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस पे ही लग रहे हैं। Q1 Q2 से को Q1 और Q2 को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए तो उसी के अलोंग फोर्सेस लगेंगे, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा ये वैक्यूम में बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि फोर्स, 2 पॉइंट चार्जेस हैं इनके बीच में फोर्स जो है वो वैक्यूम में कितना लगता है। अच्छा वैक्यूम का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है, कि ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब हवा भी नहीं है, हवा भी हटा दी, जैसे मान लो स्पेस में चले गए, या कोई ऐसी जगह है, कोई कंटेनर है जिसमें से हम
पूरा सारी हवा निकाल लेते हैं तो उसको हम वैक्यूम बोल देते हैं। ठीक है, तो उस ऐसी जगह की बात हो रही है, उसको फ्री स्पेस भी बोला जाता है। वैक्यूम बोलो या फ्री स्पेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उसमें फोर्स क्या लगेगा? फोर्स अभी हमने बताया कि F12 और F21 दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस बिटवीन देम जो R है, के आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसमें के क्या होता है? के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, और इसको हम यहाँ डाल दें, एप्सिलॉन नॉट को अगर यहाँ डाल दें तो के की वैल्यू आ जाती है। के की वैल्यू आ जाती है हमारी 9 इंटू 10⁻⁹। और इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम? के की यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, फोर्स का फॉर्मूला तो ये आ गया हमारे पास। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और आर है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। और ये चार्ज की यूनिट हमें पता है कूलम्ब होती है, और दो चार्ज है तो कूलम्ब स्क्वायर, तो ये जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो वही आ गया के की यूनिट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेसिप्रोकल है। तो जो यूनिट के की होगी उस उसका 1 अपॉन कर देंगे, उसका उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। तो के की यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का इसका उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो कूलम लॉ से आता है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इसको आपको याद रखना है, ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन हम कैसे देंगे ये देखेंगे कि दोनों चार्जेस हैं वो अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगा इस तरीके से, और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वन कूलम। तो वन कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ये है कि वन कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁹। क्या मतलब है उसका? कि एक कूलम वो चार्ज है कि जब उसको दूसरे चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए, उस दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम हो। मतलब दो चार्ज ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, और उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, और वो वैक्यूम में रखे गए हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। वो उसने बोला 9 इंटू 10⁹ तो वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए ये हो गया F12 F21 दोनों बराबर ही है, बराबर ही होते हैं, हमने देखा है, कूलम्स लॉ बोलता है। और उसको हम F मान लेते हैं, इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 1 कूलम ले रखा है, Q2 भी 1 कूलम लिया है, और उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। तो ये 1 1 और नीचे भी 1, तो बचा सिर्फ के, तो फोर्स हो जाएगा के बराबर, और के की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁹ ठीक है, तो ऐसे करके हम 1 कूलम को डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल 1.4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges / masses. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes for an electron and a proton. अच्छा, पहले ये कर लेते हैं ये पार्ट। इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है ना हमको, कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिया था, उसका फॉर्मूला क्या था, एफ जी मान लेते हैं उसको, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ए पार्ट है, ए का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो ये दो बोल रहा है कि दोनों जो हैं, दोनों फोर्स आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बोल रहा है कि इनको कंपेयर करना है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, मतलब इनको हमें कंपेयर करना है, उसका रेशियो निकालना है। बोल रहा है ना यहाँ पे डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो इनका रेशियो देखते हैं। फॉर पहला पार्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उस पर चार्ज होगा क्यू ई मान लेते हैं, और प्रोटॉन पे, नहीं प्रोटॉन नहीं है, हाँ प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो क्यू पी, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, क्यू ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्यू पी इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। और मास भी होगा इनका कुछ, मास दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 के जी। इलेक्ट्रॉन का मास भी दे रखा है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के जी, ठीक है। और चार्ज तो हमको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा। तो दो, ये इतने छोटे हैं कि इनको पॉइंट पॉइंट मासेस, पॉइंट चार्जेस हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, देखो अब इनके बीच में दो तरीके के फोर्स हैं। एक तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू चार्जेस, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस हैं, और एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इनका कुछ मास भी है। तो दोनों फोर्स होंगे, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन की क्या बात होगी, ये दोनों एक्चुअली में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड देखना है ना, तो हम मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालते हैं। तो एफ ई अपॉन एफ जी कितना हो जाएगा, इनको डिवाइड कर लेते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा जी m1 m2, और आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर तो कट गया, तो बचा क्या, के। अच्छा Q1 क्या है, Q1 है ये QE, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, G M है मास, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेंगे Me, और दूसरा मास हो जाएगा प्रोटॉन का, ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू डाल देनी है। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू देखो, के की वैल्यू तो हमको पता ही है, 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है हमको पता है 1.67, चार्ज ऑन प्रोटॉन भी उतना ही है। तो ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्जेस हैं, तो स्क्वायर हो गया। और जी की वैल्यू हमने 11th में पढ़ा है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, इतनी होती है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो दे रखा है यहाँ पे, ये 9.11 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -31, और इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ये भी दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी एफ ई अपॉन एफ जी, ये आ जाएगा हमारा 2.4 इंटू 10 की पावर 39, ये आ जाता हमारा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 10 की पावर 39 बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में, ऐसे केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है? यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि सेम चीज़ करनी है हमको, सेम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है फॉर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में दो प्रोटॉन्स हैं, तो ये हो गया चार्ज ऑन प्रोटॉन, दूसरा भी प्रोटॉन ही है हमारे पास, तो ये भी चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा इसका, प्रोटॉन का मास, दूसरा भी प्रोटॉन, तो बिल्कुल सेम चीज़ है। अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये तो रिपेल करेंगे। यार हमें तो बस रेशियो निकालना है, ये देखना है कितना होना है। तो जैसे हमने पहले पार्ट में किया वैसे ही ये कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, दोबारा से के क्यू पी, फिर दोबारा क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब रेशियो निकाल लेते हैं इसका, एफ ई अपॉन एफ जी कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, के क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा जी एम पी और आर स्क्वायर उसका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर तो कट गया, तो बचा क्या, के क्यू पी अपॉन जी एम पी। तो इसको हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज ऑन प्रोटॉन भी उतना ही होता है जितना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्यू पी सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और एम पी मास ऑफ प्रोटॉन का भी स्क्वायर हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है हमको 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ ई अपॉन एफ जी कितना आ जाएगा, ये हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻36। ठीक है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसमें भी हम ये बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो जितना भी फोर्स लगेगा किसी चार्ज इन दोनों चार्जेस पे, वो तकरीबन सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। ठीक, ऐसी किसी सिचुएशन आती है हमारे सामने तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, 10⁻36 तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बी पार्ट देख लेते हैं उसका। वो बी पार्ट भी है, उसमें बोल रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि बी पार्ट में कि एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक प्रोटॉन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस भी दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम भी उसने दिया हुआ है कि होता है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, तो अब हम बोल सकते हैं कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा होता है, 10⁻36
ये तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कंसिडर करेंगे। तो वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालना है कि जब दोनों, अब देखो ये दोनों चार्जेस अनलाइक हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो इन पे फोर्स लगेगा, फोर्स तो बराबर ही लगेगा। तो अब एक्सेलरेशन निकालना है कितना एक्सेलरेशन इनका होगा। ठीक है, तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि इन पे कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है कि ये फॉर्मूला लगा के हम के फोर्स निकाल सकते हैं, के Q1 Q2/r², तो क्यू के हो जाएगा के QE/Q_P/r²। अब हमें ये दिया हुआ है, के की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹ और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, तो वो तो स्क्वायर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 1 आंगस्ट्रॉम, तो 1 आंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻10 स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाएगा 2.3 × 10⁻8 न्यूटन। ये फोर्स हो गया जो फोर्स लगेगा इन दोनों पे। ठीक है, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोर्स यहाँ से निकाल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स कितना है, फोर्स हम निकाल चुके हैं 2.3 × 10⁻8 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको दिया हुआ है, कितना है 9.11 × 10⁻31। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ गया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन भी निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो फोर्स तो सेम ही है 2.3 × 10⁻8 अपॉन 9.11, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन तो कितना होता है वो भी दिया हुआ इन्होंने 1.67 × 10⁻27। ठीक है, तो ये भी हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 1.4 × 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन दोनों का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 1.5 करते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि a charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 centimeter as shown in figure। तो फिगर भी देख लेते हैं। ये फिगर दी हुई है, इसमें बोला है कि एक मेटालिक स्फेयर है। ठीक है, तो मेटल मतलब कंडक्टर होता है, बताया था ना सारे मेटल कंडक्टर होते हैं। तो ये मेटालिक स्फेयर कंडक्टर है, उसको नायलॉन थ्रेड से लटकाया हुआ है और चार्ज भी बोल रखा है उसने, इस पे चार्ज है कुछ। ठीक है, नायलॉन थ्रेड होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर इसलिए लगाया गया है कि ये चार्ज कहीं फैल ना जाए, कहीं भाग ना जाए। होता है क्या है कि कंडक्टर से चार्ज फ्लो करने लगता है और फैलने लग जाता है, तो ऊपर भी जा सकता है। अगर ये मेटल की वायर होती तो ये चार्ज मेटल के थ्रू कहीं और चला जाता, तो इस पे चार्ज
उतना नहीं रहता जितना इनिशियल था, ठीक है। तो इसीलिए ये इंसुलेटिंग थ्रेड से इसको लटका दिया। अब बोल रहा है कि एक और आइडेंटिकल मेटालिक स्फेयर ले लिया। देखने में तो आइडेंटिकल लग रहा है, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक और मेटालिक स्फेयर लिया है बी, उसको भी इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा हुआ है। वही रीजन है इंसुलेटिंग हैंडल का कि चार्ज कहीं भाग ना जाए, ठीक है, इसी के ऊपर रहेगा जो भी चार्ज है। और इन दोनों को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, ये इसने बोला है। आगे देखते हैं क्या बोला है उसने। अच्छा, द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड, ठीक है, इसका मतलब उन्होंने नोट कर लिया, जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि दोनों चार्ज है। बोल रहा है ना चार्ज मेटालिक स्फेयर ए और चार्ज मेटालिक स्फेयर बी, तो दोनों ही चार्ज हैं, ठीक है, तो कुछ तो फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वो देख लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज पता नहीं है हमको, ठीक है, तो मान लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, स्फेयर्स ए एंड बी आर टच्ड। अच्छा, ये थोड़ी बात की कहानी है, तो ठीक है, पहले हम फोर्स देख लेते हैं। चलो, इन दोनों पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, F1 ले लेते हैं फोर्स इस सिचुएशन में। इसके ऊपर अभी तो कोई चार्ज दे नहीं रखा, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है QA, ठीक, और इसके ऊपर इनिशियली चार्ज है QB, ठीक है, डिस्टेंस तो दे ही रखा है, तो F कितना हो जाएगा, F1 फोर्स कितना लगेगा इनमें, K QA QB अपॉन अपॉन अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.1 मीटर हो जाएगा, तो 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया फोर्स अभी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वो। ये बोल रहा है स्फेयर्स ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फेयर्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वो बोल रहा है कि ए और बी को अब हमने टच किया है बाय इस अनचार्ज स्फेयर्स सी एंड डी, ठीक है, जैसा फिगर में दिया हुआ है। तो फिगर देख लेते हैं, ये ए और बी, इनको हमने टच किया अनचार्ज स्फेयर से, सी और डी से, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। टच किया, फिर सी एंड डी आर देन रिमूव्ड, मतलब सी और डी को फिर हटा दिया, टच करके हटा दिया, और जब हटा दिया उसके बाद एंड बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए, फिर बी को ए के पास लाए। कितना पास लाए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया इनके बीच में गैप, ठीक है, जैसा फिगर में दिया हुआ है। मतलब ये दोनों टच किए, फिर इन सी और डी को हटा दिया, और फिर बी को ए के पास ले आए। अब इनके बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ये रहा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। बोल रहा है कि अब कितना फोर्स लगेगा ए के ऊपर, ए के ऊपर कितना फोर्स लगेगा बताना है वो, ठीक है। स्फेयर्स ए एंड सी एंड स्फेयर्स बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है ए और सी का आइडेंटिकल साइज है और बी और डी का भी आइडेंटिकल साइज है। इग्नोर द साइजेस ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। अच्छा, ठीक है, तो हमको फोर्स निकालना, नया फोर्स, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। वो बोल रहा है कि ए, जो ए और सी है, इन दोनों का साइज ये आइडेंटिकल है, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब हमने पढ़ा है कि अब जब दो कंडक्टर आइडेंटिकल कंडक्टर को टच करते हैं तो दोनों पे बराबर चार्ज आ जाता है। वो कितना आता है, आधा आधा आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि इस पे अभी हमने माना ना क्यू ए, इस पे चार्ज है और इस पे तो जीरो था इनिशियली, तो अब टोटल कितना चार्ज हो गया, क्यू ए ही है, इसका क्यू ए इसका जीरो, तो टोटल क्यू ए, तो आधा आधा ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस पे हो जाएगा क्यू ए बाय 2 और इस पे भी क्यू ए बाय 2। तो ऐसा ही अब इसने एक चीज और बोली है कि बी और डी का भी आइडेंटिकल, ये बी और डी भी आइडेंटिकल है, तो ये दोनों का भी ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा,
बी पे क्यू बी बाई टू और इस पे डी पे भी क्यू बी बाई टू। ठीक है, लेकिन सी और डी को तो हटा दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को हटा दिया। तो फाइनली कितना बचा ए के ऊपर चार्ज, क्यू ए बाई टू और बी पे क्यू बी बाई टू। ठीक है, तो अब ये आ गया इन पे चार्ज और डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बताना है कि कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स मान लेते हैं कि F2। ठीक है, जो नया फोर्स है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा के। और एक चीज और बताइए उसने कि देखो वैसे तो कुलम्स लॉ के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ये लगता है हमारा किन के लिए, दो पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो ये पॉइंट चार्जेस तो कहीं से लग नहीं रहे, तो इसीलिए उसने देखो एक चीज बोली है कि इग्नोर द साइजेस ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब उनके साइज को आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। तो हम कूलम्स लॉ इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज इनका काफ़ी, वो बोल रहा है नेग्लेक्ट कर दो आप। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस मान के हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये लग जाएगा क्यू ए बाई टू इंटू क्यू बी बाई टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कितना हो गया है 5 सेंटीमीटर, तो उसको हम मीटर में कर लेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब चार्जेस भी आधे आधे हो गए हैं दोनों पे, तो इसलिए हमने नए चार्जेस और नया डिस्टेंस रख के हमने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा के क्यू ए क्यू बी, ये 2 इंटू टू 4 नीचे चला जाएगा अपॉन 4 इंटू ये इसका स्क्वायर कितना होगा 0.0 कितना हो जाएगा ये 025। ठीक है, इतना ही हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारा के क्यू ए क्यू बी अपॉन ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 0.01। ठीक है, और ऊपर वाला भी देख लेते हैं कितना आएगा, के क्यू ए क्यू बी अपॉन 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01। तो ये तो सेम आ गया, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि फोर्स F1 जो था वो F2 के बराबर ही है। तो अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन ऑन A will remain सेम। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। मतलब अभी तक तो हमने पढ़ा है कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, वो तो हम देख चुके हैं कि क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेस पड़े हुए रखे हुए हैं कहीं, तो फिर हम किसी चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए कि चार चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, अब हमें निकालना है किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। मान लीजिए कि Q4 है, इसके ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसके आसपास कितने चार्ज पड़े हुए हैं Q1 Q2 Q3, तो हर एक चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि सारे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव होंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस। तो ये Q1 Q4 पे किधर फोर्स लगाएगा, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन Q1 और Q4 को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगी उसके अलोंग लगाएगा। ठीक है, इस तरफ ये हो जाएगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि हमने पढ़ा है ना, जो एक चार्ज दूसरे पे जो फोर्स लगाता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लगाता है। ठीक है, तो अब ये Q2 कहाँ लगाएगा फोर्स, इसी लाइन के अलोंग लगाएगा इधर, F ऑन फोर्स ऑन D ड्यू टू B, FDB।
और ये Q3 किधर लगाएगा चार्ज, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग C और D के, ठीक है। तो लाइन ज्वाइन कर दो और इसके अलोंग ही फोर्स लगाएगा, FDC हो गया, फोर्स ऑन D ड्यू टू C। अब इसके ऊपर ये 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब तीनों फोर्स को हम ऐड करेंगे, लेकिन हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसको हम वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स की तो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो फोर्स को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर है, इसीलिए हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। वही इसने लिखा है, नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी द वेक्टर सम, ठीक है, ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। मतलब जो भी मैंने बताया कि एक एक करके आप फोर्स निकालो, एक जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उसके आसपास जो चार्जेस पड़े हुए हैं उनकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से, और उनका फिर वेक्टर एडिशन कर दो तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन Q4 कितना हो जाएगा, FDA वेक्टर प्लस FDB वेक्टर प्लस FDC वेक्टर। इसको ध्यान रखिए कि ये फोर्सेस जो हमने ऐड किए ये वेक्टर एडिशन है, सिंपल एडिशन नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ है 5, इसकी वैल्यू है मान लीजिए 10 और इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो 5 + 10 + 2 17, ये नहीं होगा फोर्स, ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं आपने 11th में पढ़ा होगा, पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपको फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। वेक्टर एड थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा हल्का सा वेक्टर पढ़ते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर पहले तो हम देख लेते हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना वेक्टर होता क्या है, वेक्टर कोई भी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट्स, तो मान लीजिए कि वेक्टर है ये कोई, ऐसा कोई वेक्टर है ये, ठीक। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड है। वेक्टर होता क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड है होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड मैं दे देता हूँ मान लो 10, ठीक है। और ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये इधर जा रहा है एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये हमारा वेक्टर है 10, ठीक। तो और ये एंगल ले लेते हैं चलो 30 डिग्री। तो एक्चुअली में हम इसके कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। हर वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, एक हो गया ये वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होता है ये, मतलब वेक्टर के हम टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वेक्टर एडिशन कर पाए, ठीक है। वेक्टर एडिशन करने के ये तरीके हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में मैं घुसना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ते हैं। तो मान लीजिए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो एक इसके टुकड़े कर देते हैं, दो टुकड़े, एक होगा x की तरफ, दूसरा होगा y की तरफ, ठीक है। तो x की तरफ को बोलते हैं हम x कंपोनेंट और y की तरफ हो जाएगा y कंपोनेंट। तो ये x की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होता है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हो जाएगा 10 cos थीटा और एक 10 sin थीटा, ठीक है। तो कौन सा होगा 10 cos थीटा और कौन सा होगा 10 sin थीटा, ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, आपको ये याद रखना है कि ये वेक्टर है और जिस कंपोनेंट से ये एंगल बना रहा है ना, वो वाला कंपोनेंट में कॉस आएगा, ठीक है, और दूसरा वाले में साइन आ जाएगा, ठीक। मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे बोलते हैं ना, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए मॉड, ठीक है। और मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस से थीटा बना रहा है, ये वाई एक्सिस है और ये रहा एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, वही ए मॉड कॉस थीटा और ए मॉड साइन थीटा, लेकिन अब इस बार ए मॉड कॉस थीटा यह वाला होगा, ए मॉड कॉस थीटा, ठीक है।
और ये वाला हो जाएगा a mod sin थीटा। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है वो वाला कंपोनेंट a mod cos थीटा होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक, और ये हमारा वेक्टर है। सपोज अब ये हो गया वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कुछ भी ले लीजिए, 10 ले लीजिए, कोई बात नहीं, और इसको ले लीजिए 60 डिग्री अब। ठीक है, चलो दूसरा एंगल ले लेते हैं, वाई एक्सिस से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक, तो अगेन इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, 10 cos 60 और 10 sin 60। तो कौन सा वाला होगा cos 60? ये वाला। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, अब ऊपर नहीं जाएगा वो कंपोनेंट, नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वेक्टर होता है वो हमेशा कंपोनेंट्स के बीच में होता है। वेक्टर लाइज बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब वेक्टर हमेशा इस अपने कंपोनेंट्स के बीच में होगा। तो एक कंपोनेंट्स इधर आ जाएगा, और वो हमें पता है कि ये इस कंपोनेंट से एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 10 cos 60। क्योंकि जिस कंपोनेंट से एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट कॉस वाला होता है। ठीक है, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन 10 साइन 60। सिंपल। तो ऐसे हम कंपोनेंट बना सकते हैं, और इसके कंपोनेंट एक आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और एक आ रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच में ही वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब वेक्टर एडिशन देखते हैं कि वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे। अगर हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो इस पे भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट है जिसपे कि, जैसे अभी हमने देखा था ना ये वाला, कि भाई इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, तो इन 3 फोर्स को कैसे ऐड करना है, तो वही वेक्टर एडिशन अब हम करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है, और ये ले लो वाई एक्सिस, और ठीक है, एक्स और वाई हो गया। तो एक फोर्स मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में लग रहा है, और उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स यहां लग रहा है, दूसरा फोर्स कहां लग रहा है, चलो मान लेते हैं कि वाई एक्सिस में लग रहा है, ऐसे। ठीक है, इसको ले लेते हैं 5। ठीक, हाँ, और तीसरा फोर्स भी ले लेते हैं। चलो तीसरा फोर्स ऐसे लगा देते हैं, ये एक्स एक्सिस को ऐसे लंबा कर देता हूँ, तीसरा फोर्स यहाँ लगा देते हैं हम। ठीक, जो कि है, मान लेते हैं चलो 4 मान लेते हैं। ठीक है, और ये एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक, ओके। अच्छा ठीक है, अभी 2 फोर्स के देखते हैं, फिर 3 फोर्स का बाद में देख लेंगे। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास 2 फोर्स हैं, 10 एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, और 4 ऐसे लग रहा है 60 डिग्री, नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। ठीक है, ऐसा दे रखा, तो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है। तो एडिशन का मतलब ये नहीं कि 10 प्लस 4 कर देंगे तो 14 न्यूटन हो जाएगा, नहीं, डायरेक्टली ऐड नहीं करना, वेक्टर एडिशन है। कैसे करना है देखो, तो इसको हम पहले इसके कंपोनेंट तोड़ लेंगे। ठीक है, जो जो फोर्स ऑलरेडी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में है उसको रिजोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिजोल्व है। ठीक है, उसके कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 10 न्यूटन है ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस में, तो इसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो किसी एंगल पे है उसको हम उसके कंपोनेंट बनाएंगे। तो हम 4 के कंपोनेंट बना लेंगे। इस डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूँ।
शुरुआत में मैं आपको तसल्ली से समझाना चाहता हूँ कैसे हम वेक्टर एडिशन करेंगे। ठीक है, डायग्राम में बार बार बना रहा हूँ क्योंकि शुरू में समझ में आना चाहिए, बाद में तो क्या है, हम डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो एक डायग्राम से ही काम चल जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं। अब देखो, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे ऐसे, एक हो जाएगा किस तरफ, इस तरफ, ये। तो 4 न्यूटन के कंपोनेंट बन गए ये। एक तो आ जाएगा इस तरफ 4 cos 60, क्योंकि वो वाला कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, इसमें कॉस आएगा। क्यों? क्योंकि वो वाला कंपोनेंट से एंगल बन रहा है 60। ठीक है, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जो वेक्टर होता है वो कंपोनेंट्स के बीच में होता है, और ये हो जाएगा 4 sin 60। ठीक, अच्छा, और 10 तो लग ही रहा था ऑलरेडी, उसको तो छेड़ना नहीं है अभी, 10। तो ये cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 होता है हमारा, ये हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू हाफ। cos 60 की वैल्यू होती है ना हाफ, तो ये कितना हो गया, 2 आ गया। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 sin 60, sin 60 होता है √3/2, 4 इंटू √3/2, कितना हो गया ये, 2√3। ठीक है, तो इस डायग्राम को दोबारा बना लेंगे, मतलब यहाँ से जा रहे हैं हम ऐसे करके, इस डायग्राम को हम यहाँ बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इधर लग रहा है 10, और पीछे लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है 2। ठीक है, और नीचे लग रहा है कितना, 2√3। तो अब हमने जो जितने भी फोर्स थे उसको एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ लिया। ठीक है, ये 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन जो फोर्स लग रहा था वो ऑलरेडी टूटा हुआ था, मतलब ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस में लग रहा था, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट बनाने की जरूरत है। कंपोनेंट हमने उसको बनाया जो किसी एंगल पे था। ठीक है, ये आ गई हमारे पास रिजॉल्व, मतलब इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने कंपोनेंट बना लिया। अब देखो, पार्टिकल के ऊपर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन पीछे लग रहा है, तो उसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 8। ठीक है, मतलब 10 तो इधर की तरफ है पॉजिटिव की तरफ, और 2 है नेगेटिव की तरफ, तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको हम डायग्राम फिर बना लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एक मिनट, इसको मैं, ये हो गया हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो 10 इधर लग रहा है, 2 पीछे लग रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ लग जाएगा हमारा 8। 8 लग गया, 10 - 2, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ना 2 की, इसीलिए, और ये 10 बड़ा है, तो एक्स एक्सिस में लगेगा फोर्स 8 न्यूटन का। ठीक है, और वाई एक्सिस में तो नीचे की तरफ तो एक ही फोर्स है, तो वो तो 2√3 रहेगा। ठीक, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। शुरू में हमारे पास देखो 2 फोर्स थे, हमने क्या किया, जो जो फोर्स किसी एंगल पे है उसके कंपोनेंट बना लिए, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंच गए। अब ये सिंपल हो गया। ठीक है, अब हमें लगाना है, अगर 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो उनका नेट कैसे निकलता है, हमने 11th में पढ़ा है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, इफ, ऐसे लिख लेते हैं, इफ F1 एंड F2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हैं अगर F1 और F2, तो इन दोनों का नेट फोर्स आ जाता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये लगाना है हमको, तो इक्वल टू ऐसे रख देंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर है ही, 90 डिग्री तो है ही ना, ये परपेंडिकुलर है, तो इनका नेट फोर्स कैसे निकलेगा, डाल दो इसको यहाँ पे, 8 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। रूट कितना आ जाएगा, 64 प्लस ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा।
12 कितना हो गया ये, रूट 76। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फोर्स, इतना फोर्स लगेगा ये है। ऐसे करते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, और नेट फोर्स कहाँ लगेगा, वो भी इनके बीच में लगेगा, ऐसे लगेगा नेट फोर्स, एफ नेट इधर कहीं। ठीक है, एफ नेट विल बी बिटवीन F1 एंड F2 ऐसे लग गया। तो उसकी आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला भी होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा याद कर लोगे तो सही रहेगा। ये ले लेते हैं हम, सपोज ये एंगल ले लेते हैं कुछ अल्फा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं tan अल्फा क्या होगा। खैर ये डायरेक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि मैग्नीट्यूड आपको निकालना आना चाहिए। तो डायरेक्शन हो जाएगी tan अल्फा इक्वल टू 2√3 अपॉन 8। मतलब इसमें जो कैसे लिखते हैं, ये tan अल्फा इक्वल टू जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है वो नीचे आता है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 8 के साथ बन रहा है ना एंगल अल्फा, आप ये अल्फा निकालना चाहते हो तो ये 8 के साथ आप एंगल बना रहे हो अल्फा, तो ये 8 नीचे आएगा और दूसरा वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इतना ही पढ़ना बहुत है। वेक्टर में हम बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल इतने की ही ज़रूरत है। आप इस चीज़ को याद रखिए। तो कैसे हमने दो वेक्टर दिए हुए थे, उसको कैसे वेक्टर एडिशन किया। ठीक है, ऐसे किया, नेट देखो नेट फोर्स भी निकाल दिया और उसकी डायरेक्शन भी निकाल दी कि कितना वो कितने एंगल पे लग रहा है। ये ऐसा प्रोसीजर है। ठीक है, अब हमारे पास 3 फोर्स हो जाएं, 4 फोर्स हो जाएं, टेढ़े मेढ़े जैसे भी आ जाएं, 10 फोर्स हो जाएं, हमें प्रोसीजर यही लगाना है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है उसको उसको छेड़ना नहीं है, और जो किसी एंगल पे है उसको उसके कंपोनेंट बनाने हैं। कंपोनेंट बना के हमको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, कि नेट कितना लग रहा है एक्स में, नेट कितना लग रहा है वाई में, और उसके बाद टोटल फिर नेट कितना लग जाएगा, ऐसे करना है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि एग्जाम्पल 1.6 इसमें क्या कह रहा है। ये इसमें बोल रहा है कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। ये है Q1 Q2 Q3, सबका चार्ज बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, सब बराबर है चार्ज। ठीक है, तीनों एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब कहाँ रखे हुए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे, कोने पे, ऐसे जो फिगर में दिया हुआ है। और ट्राइंगल की साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल, इसकी साइड एल है। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है, तो तीनों साइड एल हो गई। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू। एक चार्ज क्यू है यहाँ पे रखा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स बताना है कि कितना लगेगा। ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड पे रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, तो इसके ऊपर हमको फोर्स निकालना है। तो जैसे अभी हमने देखा वेक्टर एडिशन, उसी का यूज होगा इसके अंदर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे ये पूरा एंगल जो है ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, ऊपर वाला भी 60, तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक, तो ये भी हो गया 60। और ये सेंट्रोइड है, वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल 30 हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है 60 को इक्वल पार्ट्स में, तो ये 30 हो गया, ऊपर वाला भी 30 हो गया, तो ऐसे ये भी 30 हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब इसके ऊपर चार्ज निकालना है, सेंट्रोइड पे रखा हुआ है, तो क्या करेंगे ए। अब वो ये एक चीज और बोल रहा है कि विथ सेम साइन एज क्यू, मतलब जो कैपिटल क्यू है उसका साइन स्मॉल क्यू के वो ये जो स्मॉल क्यू का है। ठीक है, तो मतलब ये तो लाइक चार्जेस हो गए, तो रिपेल करेंगे, तो ए विल रिपेल दिस कैपिटल क्यू, दिस स्मॉल क्यू विल रिपेल कैपिटल क्यू, तो इसलिए फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर F1। ठीक है, ऐसा दिखाया कि इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये F1। कौन लगाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर रिपेल करेगा, तो फोर्स लग गया F1। ठीक है, अब बी वाला ये भी तो रिपेल करेगा,
तो ये और किधर करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, हमने पढ़ा है ना, तो फोर्स लगता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, मतलब जो चार्जेस को जोड़ देते हो लाइन से उसी के अलोंग लगता है, ठीक है। तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये हो गया F2 ड्यू टू फोर्स B इसके ऊपर, और ऐसे ही C वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, वही रिपेल करेगा, तो ऐसे लग गया ये F3। तो F1 F2 F3 ये तीन फोर्स है हमारे पास, इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक्चुअली यहाँ पे चलो एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस यहाँ से पूरा, ठीक। और F1 का किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो इसको तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। F2 और F3 किसी एंगल पे लग रहे हैं, तो एंगल देख लेते हैं कितने हैं, एक्स एक्सिस को पूरा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस ये लग रहा है। अच्छा, तो ये कितना एंगल होगा, थोड़ा सोच के देखिए कितना होना चाहिए, ये 30 होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये और ये वाला एंगल 30 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये क्या, कौन से एंगल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अरे आपको पता है ना, दो लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको कोई लाइन कट करती तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो वही तो चीज हो रही है, ये एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है ना साइड के, और ये लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन जो एंगल बनाएगी यहाँ पे BC से 30 डिग्री, वही तो एंगल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 30 डिग्री, क्योंकि ये भी 30 है तो वो भी 30, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हमारे पास एंगल आ गए, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, F1 की वैल्यू से पहले एक और चीज निकालनी है कि ये वर्टेक्स से O तक का कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, मतलब AO BO और CO सब बराबर है, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, ठीक है। तो कोई भी एक निकाल लेते हैं, तो ये ले लेते हैं, देखो ट्राइंगल ये ले लेते हैं, ट्राइंगल BOD ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है क्योंकि तो परपेंडिकुलर है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सेंट्रोइड से पास करती हुई लाइन है ये परपेंडिकुलर होती है साइड, ठीक है। BOD ट्राइंगल में 90 हो गया, तो हम बोल सकते हैं क्या निकालना है हमको, BO, और हमको क्या पता है, हमको एक्चुअली BC पता है, तो BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा L/2, क्योंकि BC जो है BCL है, तो BD हो जाएगा L/2, क्योंकि आधा आधा, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल में BD पता है, BO निकालना है, तो हम बोल सकते हैं cos 30 कितना हो जाएगा, BD अपॉन क्या, BO, यही होता है ना। अरे cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये बेस हो गया BD और हाइपोटेन्यूज हो गया BO, तो वही लगाया हमने, ठीक है। तो BO क्या हो जाएगा हमारा, BO आ जाएगा BD, और BD कितना है, L/2 अपॉन cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये BO कितना आ गया, ये आ गया हमारा L/√3, सिंपल, ठीक है, L/√3 आ गया। तो ये AO CO सब बराबर है, L/√3 है, तो हमें अब डिस्टेंस पता चल गया चार्जेस के बीच में, तो हम फोर्स निकालते हैं। F1 कौन सा फोर्स है, जो A लगा रहा है O के ऊपर, ठीक है, जो छोटा Q लगा रहा है कैपिटल Q पे, तो F1 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी होगी, ये हो जाएगी K छोटा Q बड़ा Q अपॉन AO², AO कितना है, AO BO CO सब बराबर है, तो L/√3 का स्क्वायर, ठीक है, ये। अच्छा, F2 निकाल लेते हैं, F2 कितना होगा, F2 भी एक्चुअली इतना ही होगा क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, के क्यू कैपिटल Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये F3 कितना हो जाएगा, वो भी इतना ही हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि F1
इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और उसको हम ले लेते हैं F ले लेते हैं, क्योंकि बराबर है तो F ले लेते हैं, तीनों बराबर ही है। अब हम डायग्राम को थोड़ा अलग से बनाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स वाई, और फोर्सेस बना लेते हैं। नीचे कितना लग रहा है F1, तो उसको तो हमने F मान लिया, क्योंकि तीनों तीनों बराबर हैं तो F मान लिया ना। नीचे लग रहा है F, ये देख रहे हो ना, 3 फोर्स लग रहे हैं, इसी को मैं यहाँ बना रहा हूँ। और एक लग रहा है इधर F, और एक लग जाएगा इधर, वो भी F, क्योंकि तीनों बराबर है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन अलग है। अब इनका वेक्टर एडिशन हमें करना है, तो कैसे करें? तो हमें पता है 30 डिग्री, तो अब वही वही तरीका जो हमने सीखा था, क्या कि इसको कंपोनेंट बना लो। इसके कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा इधर कंपोनेंट, तो जो एंगल के साथ कंपोनेंट होगा वो उसमें आएगा कॉस, तो F कॉस 30, ठीक है। और एक हो जाएगा ऊपर F साइन 30। ये F के कंपोनेंट बनाए मैं, ये इस वाले F के कंपोनेंट बनाए। अभी इसके कंपोनेंट भी बनाने बचते हैं, तो एक कंपोनेंट इसका भी हो जाएगा इधर, कितना हो जाएगा F कॉस 30, ठीक है। और एक लग जाएगा ऊपर इधर, क्योंकि हमें पता है जो वेक्टर है वो कंपोनेंट्स के बीच में ही होता है, तो इसके कंपोनेंट एक आएगा इधर, एक आएगा ऊपर, और वो कितना आएगा, वो आ जाएगा F साइन 30, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको मैं, जगह नहीं हो रही, F साइन 30, ठीक। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। ये हो जाएगा इधर x, ये हो जाएगा y, ठीक। अब हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि जो नीचे लग रहा था फोर्स वो तो उतना ही है F, और इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है F cos 30। F cos 30 कितना होता है, √3/2, तो F √3/2 हो जाएगा, F √3/2 इधर लग रहा है। और ये वाला F cos 30 ये भी तो है कंपोनेंट, पीछे की तरफ कितना हो जाएगा, F √3/2, ठीक है। और ऊपर ऊपर दो लग रहे हैं, F sin थीटा और F sin थीटा, तो ऊपर कितने लग जाएंगे, दो फोर्स लग रहे हैं। F sin थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है हाफ, तो ऊपर लग जाएगा F/2, और दूसरा वाला भी ऊपर ही लग रहा है, वो भी F/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेट निकालेंगे, x डायरेक्शन में कितना है। अच्छा देखो, x डायरेक्शन में F √3/2 इधर लग रहा है, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस तरफ, और F √3/2 पीछे लग रहा है, नेगेटिव x एक्सिस तरफ। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बराबर फोर्स है ना। अरे जैसे किसी बॉडी पे इधर फोर्स लगाओ 5 न्यूटन का, और इधर फोर्स लगाओ 5 न्यूटन का, तो वो बॉडी कहाँ से चलने वाली है, वो तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वो तो हिलेगी भी नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आ रहा, ठीक। और अब देख लेते हैं वर्टिकल वाली में, नीचे लग रहा है F, ऊपर लग रहा है F/2, और F/2 ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, F/2 कितना हुआ, F हो गया, और F ये भी कैंसिल कर रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको बोलेंगे कि नेट फोर्स जो है 0 आ गया, जब कोई फोर्स ही नहीं है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, दोनों में कोई फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स विल बी 0। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि दिस चार्ज विल बी इन, जब कोई नेट फोर्स 0 होता है तो बोलते हैं Q इज इन इक्विलिब्रियम। जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो फिर बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, नेट फोर्स इज 0, ठीक है, ये है आंसर। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 1.7 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड -Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, मतलब
इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया इसने दोबारा, और उसके वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रख दिए, ये क्यू है, ये भी क्यू, और ये माइनस क्यू। ठीक है, अब बोल रहा है कि हर एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो हमें क्या करना है, हर एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले इसके ऊपर देख लेते हैं, ए के ऊपर Q1, Q1 के ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो कौन लगाएगा फोर्स, ये दोनों लगाएंगे। ठीक है, तो फिर ये बी वाला चार्ज ए पे कहाँ फोर्स लगाएगा, ये दोनों सेम साइन के हैं तो रिपेल करेगा, ये इधर हो गया, तो ये हो गया ना F12, F12 आ गया, ये वाला फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, हम पढ़ चुके ना ये चीज। अच्छा ठीक है, इधर लग जाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ऐसे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये भी फोर्स लगाएगा, सी भी लगाएगा ए के ऊपर फोर्स, किधर लगाएगा, अच्छा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री विल बी अट्रैक्टिव अलोंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इन दोनों का हमको नेट निकालना है, किसका, F12 और F13 का नेट निकालना है। चलो निकालते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ए है, ठीक है, और ये है आपका F12, और इधर लग रहा है F13। ठीक है, F13 लग रहा है। अब ये एंगल कितना है हमें पता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई ले लो। ठीक है, अब ये 60 डिग्री हो गया, बस ठीक है। अब क्या करें, अब वही जो हमने किया था, जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की तरफ है फोर्सेस, उसको उसके कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो किसी एंगल पे है उसके कंपोनेंट बनाते हैं। ये ए पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ए है ये। अब इसके कंपोनेंट बना लेते हैं, तो इधर लग जाएगा कितना, F13 cos 60, ठीक, और इधर हो जाएगा F13 sin 60। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हाँ, तो अब इसको ये कितना होता है, cos 60 कितना होता है, इसको लिख सकते हैं हम F13/2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा F13√3/2, क्योंकि sin 60 होता है ना √3/2। ठीक है, हाँ, तो ये तो हमने देख लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि F12 ये फोर्स है कितना। F12 मतलब 2 वाला 1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा F12, वो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बोलो। वही फॉर्मूला लगाओ, के क्यू क्यू, क्योंकि इन दोनों का चार्ज तो सेम है ना। हाँ, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है, एल, एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, हाँ, और F1 हाँ F13 वो कितना होगा, 3 वाला इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो भी फॉर्मूले से निकल जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, तो ठीक है, हम ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए हमने माइनस साइन नहीं रखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकल के डायरेक्शन तो हमने वैसे भी बता दी। ठीक है, जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं फोर्स का, तो उसमें ये चार्ज का माइनस साइन नहीं रखते, ठीक है, प्लस ही लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो वो पॉजिटिव ही आएगा। और बची उसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर की दो ही तो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया ये ऐसे, तो इसमें माइनस रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि माइनस तो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, और डायरेक्शन हम पहले ही बता चुके हैं इधर। ठीक है, हाँ, तो ये दो फोर्स हो गए, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं, चलो कुछ ले लो, इसको ले लो, क्या ले लें, एक्स ले लो, एक्स। ठीक है, इसको भी एक्स ले लो, ये हो गया एक्स, दोनों बराबर है। तो हमारी ये डायग्राम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स मतलब फिर कुछ और ले लेते हैं, क्या लें बताओ, चलो पी ले लो, पी, पी हो गया। हाँ, तो ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब ये F12 कितना है, F12 तो P के बराबर है,
P हो गया। और F13/2 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, F13 भी उतना ही है P, तो P/2, ठीक है। और ये वाला F13√3/2, तो ये लग जाएगा ऊपर P, F13 को P के बराबर है, तो P√3/2, ठीक है। ये 3 फोर्स आ गए। अब देखो क्या है, A के ऊपर P इधर लग रहा है, P/2 पीछे लग रहा है, तो P बड़ा है P/2 से, तो नेट फोर्स x डायरेक्शन में नेट किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो उसको हम दोबारा से बना लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, इधर लग जाएगा आपका P/2, क्योंकि P इधर लग रहा है, P/2 पीछे लग रहा है, तो नेट कितना लगेगा x डायरेक्शन में, P - P/2 हो जाएगा ना, ठीक है। और ऊपर कितना लग रहा है, P√3/2, ठीक है। हाँ, अब ये दो आ गए, सिंप्लीफाई कर लिया हमने। इसका नेट फोर्स आएगा किधर, इधर आएगा, FA बोल देते हैं उसको, FA इज द नेट फोर्स ऑन A, ठीक है। तो अब दोबारा से वही लगा लेते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगा लेते हैं, जो हमने फॉर्मूला देखा था। जब दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो P²/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3P²/4, 3P²/4 आ गया, ठीक है। कितना हो गया ये, 4P², 4 कट गया। तो देखो, सॉल्व करके देखो आप, FA कितना आ जाएगा, ये तो P ही आ जाएगा, P, ठीक। तो P का मतलब जो हमने माना था, KQ²/L², ये आ गया हमारे पास, ये है फोर्स, ठीक है। A पे निकाल लिया, ऐसे ही हम B पे निकाल लेंगे। चलो B पे भी निकाल लेते हैं, B पे भी ऐसे ही फोर्स निकल जाएगा। ये ले लेते हैं, चलो B, ठीक है, B है ये। और इसके ऊपर देख लेते हैं किधर फोर्स लग रहा है, B के ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू A, इधर, ये तो रिपेल करेगा इसको, तो ये हो गया F21, ठीक है, इधर लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगेन। और C B के ऊपर फोर्स कहाँ लगाएगा, वो अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, BC लगाएगा, ठीक है। तो हम ये F21 F23 ये दोनों निकाल लेते हैं। F21 कितना होगा, ये लगेगा इधर, एक इधर लग जाएगा, ये ले लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो F21 ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और एक लग रहा था इधर, वो कितना था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ठीक है। ये दो फोर्स लग रहे हैं इसमें। अब इसको हम देख लेते हैं, तो इसमें देख लेते हैं, ये F23 कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं, ये जो एंगल है ये भी तो 60 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो F23 60 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये वाला। तो अब इसके कंपोनेंट बना लेंगे हम, अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है वैसे ही जैसे पहले किया। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, कितना, F23 cos 60, ठीक है। और वो किसके बराबर हो जाएगा, F23/2, क्योंकि cos 60 तो हाफ होता है ना, हाँ, ये हो गया। और दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना, F23 sin 60, और वो बन जाएगा हमारा F23√3/2, ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये x एक्सिस अगेन, ये मैं बार बार डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी ये आपको शुरू में थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो जाए, समझने के लिए थोड़ा टाइम लग जाए, इसीलिए शुरू में हम थोड़ा सा टाइम लेके बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत तो पड़ जाएगी, फिर आप जल्दी जल्दी करने लग जाओगे, ठीक है। हाँ, मतलब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप होने लग जाएगा ये। अच्छा ठीक है, तो ये अब इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा था, F21, और ऊपर कितना लग रहा था, F23√3/2, ठीक है। और इधर इधर कितना लग रहा था, ये वाला
F23/2, अभी 3 फोर्स हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि F21 कितना है। F21 तो उतना ही होगा जो F21 देख लो ना, F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 K Q अपॉन L², ये तो उतना ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब ये देख लेते हैं F23 कितना है। F23 कितना होगा, F23 विल बी, मतलब 2 के ऊपर जो 3 फोर्स लगाएगा, 3 वाला 2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वही K अपॉन L², सेम चीज K अपॉन L², तो ये आ गया हमारा, ठीक, आ गए दोनों। अब क्या करें इसको भी, ये भी तो P के बराबर है, हमने क्या लिया था, हमने P एज्यूम किया था ना, इसको K अपॉन L² को P ले लिया था, तो वो भी P हो जाएगा, इसको भी P ले लो, ठीक है, तो ये भी P हो गया। अब ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं, जैसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब ये हो जाएगा F21 कितना, ये तो P के बराबर है, ये हो गया P, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, ये इधर लगेगा F23/2, F23 या P, तो P/2 हो गया, और उसके बाद ये कितना लगेगा, ऊपर लग जाएगा F23 √3/2, P√3/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो नेट एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, इस डायग्राम को फिर से दोबारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा, इसको बना लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो, इधर लग रहा है P पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव में लग रहा है P/2, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ लगेगा P/2, P-P/2 हो जाएगा ना, इस तरफ लगेगा, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ज्यादा इधर लग रहा है P, और P/2 पीछे लग रहा है, तो फिर इस साइड लगेगा P/2, P-P/2 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और पीछे लग रहा है 5 न्यूटन, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि इस तरफ लग रहा है 10 - 5 5 न्यूटन हो गया, ठीक है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें तो आपने 11th में भी पढ़ी होंगी, हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो P/2 इधर लग गया, और ऊपर लग जाएगा, ऊपर तो P√3/2 ही लग रहा था, P√3/2, ठीक है। अब ये दो हमारे पास फोर्स आ गया, इनका नेट निकालना है, तो नेट फोर्स ऑन F, ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन B, FB, तो FB कितना हो जाएगा, FB विल बी, कितना हो जाएगा बोलो, वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, P²/4, दोनों फोर्स जो परपेंडिकुलर हैं, दोनों फोर्स, उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, प्लस 3P²/4, तो ये देखो कितना आ जाएगा, एक कुल मिला के IP आ जाएगा। तो जितना फोर्स ए पे लग रहा था, उतना ही फोर्स बी पे लग रहा है, ठीक है। तो हमने दोनों पे फोर्स निकाल दिया, अब बचता है, अब निकालते हैं थर्ड वाले पे। ये P की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, FB तो हमने निकाल दिया P के बराबर KQ² अपॉन L², ठीक है, वही वैल्यू है जो फोर्स ए पे लग रहा है, वही फोर्स बी पे लगेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरे वाले पे कितना फोर्स, कैसे निकालेंगे फोर्स, बचा ये थर्ड वाला चार्ज। अच्छा, इसके ऊपर भी देख लेते हैं। अच्छा, ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स लग जाएगा F31 इस तरफ, ठीक है, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा F32 इस तरफ, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, तो ये दोनों ऐसे लग जाएंगे, तो इसको हम बना लेते हैं और कभी वेक्टर एडिशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं अभी, ये ए ही है ना वो, हाँ देख लेते हैं उसको, नहीं सी है, तो सी ले लेते हैं, ये ले लो सी, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये सी है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक मिनट, ये, ठीक है, ये कितना है F31 और ये F32, तो अब ये एंगल वगैरह देख लेते हैं जरा, ये एंगल कितना होगा, देखो ये 60 है,
यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ये, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया। अरे पढ़ा है ना आपने, एक दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इस वजह से 60 60 हो गया, तो हम उसको कर लेते हैं। हाँ, तो ये बना लो एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। नीचे की तरफ भी जा रहा है, ये 60 है, ये भी 60 है। अब इन दोनों को हम कंपोनेंट बना लेते हैं, तो इधर लग जाएगा आपका F31 cos 60, ठीक। और इधर लग जाएगा F31 sin 60, ठीक है। और हाँ, F32 को भी हम कंपोनेंट बना लेंगे, एक लग जाएगा इधर, कितना, F32 cos 60, और एक नीचे लग जाएगा, वो कितना होगा, F32 sin 60, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा, F31 निकाल लेते हैं, चलो। F31 कितना होगा, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये सारे फोर्स तो बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। इसको हमने वो पी लिया था, तो ये भी पी हो जाएगा ना। F32 कितना आएगा, F32 बोलो, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये भी पी के बराबर हो जाएगा, सारे चार्ज सेम है। हम तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, माइनस साइन नहीं रख रहे। समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं रख रहे माइनस साइन, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन तो हमने यहाँ दे दी, माइनस प्लस से डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है। तो अब हम ये दोनों पी हो गए, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम, देखो ये F31 cos 60 कितना हो जाएगा, F31 कितना है, तो पी है, cos 60 कितना है, हाफ, तो इसको हम बना लेंगे, ऐसे लग जाएगा इधर p/2, ठीक है, क्योंकि ये तो p है F31 और cos 60 हाफ होता है, तो p/2 हो गया। ऐसे ही F32 cos 60, F32 कितना, वो भी p है और cos 60 हाफ होता है, तो इधर लग जाएगा सेम p/2, ठीक है। अब दूसरा ये जो नीचे फोर्स लग रहे हैं F31 sin 60, F31 कितना p, तो p sin 60, sin 60 होता है √3/2, तो नीचे लग जाएगा p √3/2, और दूसरा वाला भी F32 sin 60, वो भी नीचे लग जाएगा, कितना हो जाएगा, p √3/2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो C के ऊपर p/2 इधर लग रहा है, p/2 उधर लग रहा है, तो ये तो दोनों कैंसिल कर देंगे, तो x डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स आएगा नहीं, ठीक है। तो सारा का सारा फोर्स किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक। तो हमारे पास बोल सकते हैं फोर्स ऑन C इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा p√3/2 प्लस p√3/2, क्योंकि सारा का सारा फोर्स कहाँ लग रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस में लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। इसलिए वो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, और ये दोनों p/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सारा फोर्स नीचे लग जाएगा। तो ये हम ऐड कर लेंगे, ये कितना हो गया, ये आ गया हमारा √3p, ठीक है, मतलब √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया, हमने निकाल लिया फोर्स तीनों चार्जेस के ऊपर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया लेक्चर यहाँ पे ख़त्म, और ये रहा आपके लिए एक क्विज़, ये सेकंड क्विज़ है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हर लेक्चर के एंड में हम आपको एक क्विज़ देंगे, जिससे आपको ये पता लगता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने उस लेक्चर से कितना सीखा।
तो ये क्विज़ आप खुद ट्राई कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में, ठीक है।